नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल यह है कि प्रिगोजिन की अकूत संपत्ति अब किसकी होगी। आज की इस एपिसोड में प्रिगोजिन से जुड़े हर सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो दिखाते हैं आपको। प्रिगोजिन की मौत की सबसे बड़ी गवाही इस वक्त आ रही है। बहुत बड़ी गवाही प्रिगोजिन की मौत की रूस से आई है। रूसी जांच एजेंसी ने प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर, प्रिगोजिन सहित सभी 10 लोग प्लेन में मौजूद थे, ये रूसी जांच एजेंसी ने कहा है। रूसी जांच एजेंसी ने कहा है कि डीएनए के जांच के आधार पर हमने ये पुष्टि की है। वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमने ये पता लगाया है कि जिस सूची में जो 10 लोग जो उस प्लेन में सवार थे, जिस सूची में जिनके नाम थे, उनके इस डीएनए से उनका मैच हो गया है। देखिए, यहां पर जो रूसी जांच एजेंसी के कम्युनिकेशन हेड हैं, वो साफ इस बारे में ऑडियो मैसेज जारी किया उन्होंने। सीधे चलते हैं मनीष झा के पास, हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए इस बारे में क्या जानकारी है। और जी हाँ, बिल्कुल गौरव, तो ये बात जो कही जा रही थी कि क्या पता प्रिगोजिन जिंदा हो, प्रिगोजिन के मरने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि रूस की सरकार ने प्लेन क्रैश को लेकर जो जांच बिठाई थी, जांच की टीम की तरफ से डीएनए सैंपल भेजे गए थे सभी डेड बॉडी के, और डीएनए के रिपोर्ट्स आ गए हैं और उसके हिसाब से प्रिगोजिन, पुतिन समेत जो सभी 10 लोग हैं उनकी डीएनए कंफर्म हो गई है। यानी वही लोग हैं जिनकी बॉडी मिली थी, और उस आधार पर ये तय हो गया है कि प्रिगोजिन मारे जा चुके हैं। मतलब तो इस क्वेश्चन मार्क पे अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है मनीष कि प्रिगोजिन जिंदा है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, प्रिगोजिन जिंदा नहीं है, प्रिगोजिन मारे जा चुके हैं। अब ये हादसा कैसे हुआ, प्रिगोजिन की हत्या कैसे हुई, या फिर प्रिगोजिन का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आने बाकी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से डीएनए टेस्ट के बाद सारी थ्योरी जिंदा रहने को लेकर खत्म हो गई है, वैसे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद उम्मीद की जाए कि जो रिजल्ट बताया जाएगा लोग उस पर भरोसा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रिगोजिन की मौत हुई है, ये रूसी जांच एजेंसी ने बिल्कुल यहां पर कंफर्म कर दिया है। लेकिन प्रिगोजिन की मौत के बाद अब कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए। प्रिगोजिन के पास करीब 21,000 करोड़ की संपत्ति है। प्रिगोजिन की मौत के बाद इस संपत्ति का वारिस कौन होगा, इस सवाल का जवाब लोग जानना चाहते हैं। क्या प्रिगोजिन के परिवार के बीच वैगनर चीफ के साम्राज्य का बंटवारा होगा, या फिर प्रिगोजिन से प्रतिस्पर्धा रखने वाले कारोबारी उस पर कब्जा करेंगे? आप ये जानकर हैरान होंगे कि पुतिन के इस सबसे करीबी टॉप कमांडर का प्रभाव न सिर्फ रूस तक सीमित था, बल्कि रूस के बाहर यूरोप और अफ्रीका के दूसरे कई मुल्कों तक फैला था। उसके रसूख की चकाचौंध से पश्चिमी मुल्क भी हैरान थे। आज हम आपको प्रिगोजिन के अकूत खजाने के साथ साथ यह भी बताएंगे कि प्रिगोजिन ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया था। сыновья и те, которые не дают нам боеприпасы. नाम येवगेनी प्रिगोजिन, पहचान पुतिन का टॉप कमांडर, काम पुतिन के लिए जंग लड़ना। Первый грех — это дезертирство. Никто не дает сдачи, никто не отступает, никто не сдается в плен. अपने रंगरूटों से इसी अंदाज में बात करता था पुतिन का ये भाड़े का कमांडर। Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем. यूक्रेन में बाखमुत विजय का सेहरा जिसके सिर बंधा था। Полностью был взят Бахмут.
यूक्रेन के सैनिक खेमे में दहशत पैदा करने के लिए, जिसका नाम ही काफी था। $545 दिन से यूक्रेन जंग में जिस मिलिट्री कमांडर की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी, वो एक प्लेन क्रैश में मारे जाने के बाद भी जिंदा है। उसकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां, उसके रहस्य, उसकी शोहरत, उसकी किंवदंतियों को लेकर दुनिया हैरान है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रिगोजिन की अकूत दौलत और उसके विशाल कारोबारी साम्राज्य को लेकर हो रही है। क्योंकि प्रिगोजिन का नाम रूस के सबसे अमीर लोगों में शुमार था, क्योंकि वो हर साल 2000 करोड़ का सोना बेचता था, क्योंकि सोने की कई खदानों का ठेका उसके नाम पर था, क्योंकि यूरोप से लेकर अफ्रीकी देशों तक उसका कारोबार फैला हुआ था, क्योंकि सुपरमार्केट की सीरीज में उसकी बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रिगोजिन ने अपने पीछे दौलत और कारोबार का ऐसा अंबार छोड़ा है जिस पर अब रूस के कई बड़े बिजनेस टाइकून की आंखें गड़ी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन की अकूत संपत्ति को लेकर संघर्ष भी शुरू हो गया है। प्रिगोजिन की उस अकूत संपत्ति और उसके विशाल कारोबार के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर जुलाई 2023 की है। पुतिन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद जब वैगनर्स का जोश ठंडा हो गया, तो जुलाई में रूस में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के ठिकाने पर रूसी सुरक्षा बलों ने छापा मारा। Оперативной съемки. Несмотря на то, что в помещениях никого, оперативники в бронежилетах и с оружием. Его, впрочем, применять не пришлось. सुरक्षा बलों ने प्रिगोजिन के इस ठिकाने पर एक-एक कोने की तलाशी ली। इस छापेमारी के दौरान जब वैगनर चीफ के ऑफिस की तलाशी ली गई, तो उसकी भव्य हवेली में बंदूकों, गोला बारूद के साथ साथ भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां और सोने की ईंटें भी मिली थी। रूस के सरकारी चैनल के हवाले से बताया गया था कि छापे के दौरान वैगनर प्रमुख की संपत्तियों में 600 मिलियन रूबल की नकदी मिली थी। इसके अलावा प्रिगोजिन के अलग अलग नाम से कई पासपोर्ट भी मिले थे। अब आप प्रिगोजिन की दौलत के बारे में भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन की कुल निजी संपत्ति 2 बिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपए में करीब 21,000 करोड़ है। प्रिगोजिन ने यॉट से लेकर प्राइवेट प्लेन तक रखा था। प्रिगोजिन के पास 7.5 मिलियन पाउंड का एक आलीशान महल है। प्रिगोजिन के पास कई महंगी गाड़ियों के अलावा बेशकीमती 1975 लिंकन कॉन्टिनेंटल कार भी है। प्रिगोजिन के पास तेल, गैस, हीरे और सोने का बड़ा कारोबार भी है। फरवरी में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने पिछले 4 वर्षों में सूडान, सीरिया और अन्य देशों में तेल, गैस, हीरे और सोने के उत्पादन से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। दावा किया जाता है कि प्रिगोजिन का वैगनर ग्रुप उन देशों से हीरे, सोना, तेल और गैस लूटता था जहां वो काम करता था। साथ ही सरकारों की तरफ से उसे सीधे भुगतान भी किया जाता रहा।
दावा तो यहां तक किया जाता है कि प्रिगोजिन संदिग्ध सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और प्राकृतिक संसाधनों से भी पैसा बनाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन का कारोबार और उसकी गतिविधियां अफ्रीका के कम से कम 10 देशों में फैली हुई है, जहां वो सुरक्षा और हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर खनन और अन्य व्यावसायिक कामों में लगा था। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर की मौजूदगी की खबर पहली बार दुनिया के सामने साल 2018 में आई थी। तब प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा हुआ था। इस खुलासे के बाद लोगों को समझ में आया कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोने की खदानों पर कब्जा कर सके। वैगनर ग्रुप का अफ्रीकी महाद्वीप में यह खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है। इस धंधे की शुरुआत सूडान से हुई। साल 2017 में गृह युद्ध में झुलस रहे सूडान में रूस की सेना पहुंची। सूडान में विद्रोहियों से निपटने का काम प्रिगोजिन को दिया गया था। यहां भी वैगनर ग्रुप की नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुओं पर थी। तब से प्रिगोजिन की कंपनी एम इन्वेस्ट सूडान में सोने के खनन का काम कर रही है। सूडान की तरह सीरिया की सरकार ने भी प्रिगोजिन की कंपनी को तेल के कुओं का ठेका दिया था और इसके बदले में सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुटों के कब्जे से तेल के कुएं छुड़ाने पर 25% हिस्सा प्रिगोजिन की कंपनी को देने का वादा किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन की अगुवाई में काम करने वाले वैगनर ग्रुप को सिर्फ सोने की खदान से हर साल 2,378 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। टिम्बर कारोबार में सालाना 44 करोड़ की कमाई थी। इसके अलावा बेवरेज के कारोबार से भी प्रिगोजिन बड़ी कमाई करता था। बड़ा सवाल है कि प्रिगोजिन के इस साम्राज्य का अब क्या होगा? क्या प्रिगोजिन के प्रतिद्वंदी उस पर कब्जा करेंगे या वैगनर ग्रुप के अंदर ही उस पर कब्जे के लिए आपसी जंग शुरू हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ज्यादातर लोगों ने रूस के वैगनर ग्रुप का नाम पिछले साल यूक्रेन युद्ध के बाद ही सुना, लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोइये के नाम से मशहूर प्रिगोजिन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियों को खटक रहा था। सीरिया से लेकर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान तक जहां भी गृह युद्ध छिड़ा, वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और उसके बाद पीछे से वैगनर ग्रुप पहुंच गया। रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझौतों में वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बहुत बड़ा रोल था। इसी दौरान प्रिगोजिन ने अकूत संपत्ति खड़ी की। लेकिन सवाल है कि प्रिगोजिन कैसे रूस के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार हो गया? कैसे उसने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया? कुछ दिन पहले तक रूस के लोगों की नजर में प्रिगोजिन और उसका वैगनर ग्रुप यूक्रेन जंग के हीरो की तरह देखे जाते थे।
प्रिगोजिन ने ही बाखमुत को यूक्रेन से छीना था। यूक्रेन के फ्रंट पर उसके योगदान को पुतिन भी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पुतिन की मेहरबानी से ही एक रसोइया, भाड़े का कमांडर और रूस का बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया। बाद में उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अपने आका और रूस के प्रेसिडेंट को ही चैलेंज कर दिया, उनके खिलाफ ही बगावत का मोर्चा खोल दिया। वैगनर चीफ के तौर पर यूक्रेन और दूसरे देशों में प्रिगोजिन ने धाक जमा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी मीडिया में प्रिगोजिन को राष्ट्रपति पुतिन का शेफ कहा जाता था। हर कोई ये सुनकर दंग रह जाता है कि क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन को भी चैलेंज करने लगे। ये बात किसी के भी गले के नीचे नहीं उतरती, लेकिन यही सच्चाई है कि प्रिगोजिन एक मामूली आदमी था जो धीरे धीरे रूस का बहुत ही ताकतवर शख्स बन गया। ये कहानी रूस में हर कोई जानता है कि सोवियत रूस के दौर में प्रिगोजिन महज एक मामूली चोर था। बालिग होते ही उसे चोरी, धोखाधड़ी और डकैती के आरोप में जेल की सजा हो गई। 9 साल तक उसने जेल की सजा काटी। जेल से रिहा होने के 4 साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोड़पति कारोबारी बन गया, तो इसके पीछे भी पुतिन की ही मेहरबानी थी। रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में प्रिगोजिन हॉट डॉग का स्टॉल लगाता था। बाद में उसने अमीर लोगों के लिए रेस्टोरेंट खोला। उसका रेस्टोरेंट जल्द ही सेंट पीटर्सबर्ग का फैशनेबल डाइनिंग स्पॉट बन गया। प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में खुद पुतिन खाना खाने आते थे। पुतिन के संपर्क में आने के बाद प्रिगोजिन को सेना की कैटरिंग के ठेके मिलने लगे। प्रिगोजिन को सेना की कैटरिंग के ठेके मिलने के बाद बिजनेस में उसका सितारा बुलंद होने लगा। लेकिन दुनिया को सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब साल 2002 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पुतिन अपने दोस्त प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में लेकर गए। सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशहूर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन ने खाना खाया। पुतिन और बुश को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक प्रिगोजिन खुद मौजूद था। प्रिगोजिन को पुतिन का सबसे करीबी माना जाता था। रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने भी प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट को खूब प्रमोट किया। पुतिन कई विदेशी मेहमानों को प्रिगोजिन के मशहूर रेस्टोरेंट में लेकर जाते थे। खुद पुतिन भी उनके रेस्टोरेंट में आते थे और कई बार उन्होंने अपना जन्मदिन भी वहां जाकर मनाया। प्रिगोजिन रेस्टोरेंट के साथ साथ कैटरिंग का बिजनेस भी चला रहा था। इसके लिए उसने 1995 में कॉनकॉर्ड मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग नाम की कंपनी खोली थी। प्रिगोजिन की कंपनी को रूस की सरकार बड़े बड़े ठेके देती थी। साल 2012 में प्रिगोजिन की कंपनी को रूस के रक्षा मंत्रालय ने 120 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ठेका दिया। रूस की स्पेशल फोर्स के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दिमित्री उत्किन को प्रिगोजिन ने अपनी कंपनी में सिक्योरिटी चीफ बनाया था। साल 2012 में ही प्रिगोजिन की पत्नी ने सेंट पीटर्सबर्ग में क्रिस्टल स्पा एंड लाउंज खोला और अगले ही साल वो आलीशान लग्जरी होटल की मालकिन भी बन गई। प्रिगोजिन की जिंदगी में इस चकाचौंध के पीछे पुतिन की ही मेहरबानी थी। रेस्टोरेंट चलाने वाले और रूसी सेना की कैंटीन के लिए कैटरिंग का काम करने वाले प्रिगोजिन ने पुतिन के साथ संपर्कों और सेना अधिकारियों से जान पहचान का खूब फायदा भी उठाया। रिटायर्ड रूसी फौजियों के साथ जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए साल 2014 में प्रिगोजिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई। ट्रेनिंग से लेकर सारा मैनेजमेंट दिमित्री उत्किन संभालता था। उसी के नाम पर प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी को नाम दिया गया वैगनर ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर प्रिगोजिन की कंपनी की बिल्डिंग में ही था।
वैगनर के हेडक्वार्टर में प्रिगोजिन का रोल सिर्फ फंडिंग का था। फंडिंग के लिए पैसों का इंतजाम रूस के सरकारी ठेकों से हो रहा था। वैगनर के लिए हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सोवियत संघ से अलग हो चुके रूस के कई पड़ोसी देशों में हथियारों का मार्केट था। जाहिर है कि ये सब कुछ राष्ट्रपति पुतिन की भी जानकारी में था और प्रिगोजिन का कारोबार और रुतबा जितनी तेजी से बढ़ा वो पुतिन की शह के बिना संभव नहीं था। लेकिन बाद में पुतिन को चैलेंज करना प्रिगोजिन की महत्वाकांक्षा पर भारी पड़ गया। अब रूस में ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रिगोजिन का उत्तराधिकारी कौन होगा। प्रिगोजिन की मौत के बाद नए वैगनर चीफ को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक नए वैगनर चीफ को लेकर ट्रोशेव और अलेक्जेंडर कुज़नेत्सोव रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए एक बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की बारूदी बरसात हुई है। खेमलिनित्स्की से कीव तक ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। यूक्रेन के कई शहरों में सुने गए घातक धमाके। रूस ने कैस्पियन सी से लॉन्च की है X-101 क्रूज मिसाइलें। देखिए ये है वो X-101 क्रूज मिसाइलें जो रूस ने लॉन्च की हैं और यूक्रेन पर कहर बरपा दिया। और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। रूसी अटैक से दहल गई यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव में रूसी अटैक हुए हैं ताबड़तोड़। कई जगहों पर जोरदार धमाके देखने को मिले कीव में। कीव के आसमान में दिखी रूसी क्रूज मिसाइलें। रूसी फौज ने कीव को क्रूज मिसाइल से बनाया निशाना। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में हवाई बमबारी के बाद एयर रेड अलर्ट। एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन में हवाई बमबारी के बाद कई शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया। कीव में नागरिकों से घर के अंदर रहने की अपील। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। तो 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ कई शहरों में घातक धमाके सुने गए। सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं। कैसे आप देखिए कीव के आसमान में रूसी क्रूज मिसाइलें दिखी। उन्होंने कीव की गलियों में, सड़कों पर, घरों पर किस तरह कहर बरपाया आप देख सकते हैं। और बमबारी के बाद कैसे रेड अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट, एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहां पर सायरन बज रहा है, लोग भागते हुए दिख रहे हैं, शेल्टर में छिप रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यूक्रेन में बारूदी जलजला यहां पर बरसा दिया है एक बार फिर से रूस ने। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कहां कहां ये बारूदी बरसात हुई है। कीव क्रूज मिसाइल से यहां पर हमला किया है रूस ने। लवीव, पोलैंड के पास का शहर, हथियार के गोदाम पर यहां एयर स्ट्राइक की है। विनित्सिया मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक की है रूस ने। खरसोन गाइडेड बॉम्ब से हमला किया है। खेमलिन्स्की X-101 क्रूज मिसाइल से अटैक किया है रूस ने। इवानो फ्रैंकोविच रॉकेट अटैक किया है यहां पर रूस ने। तो ये अटैक किए हैं यहां रूस ने यूक्रेन में और कहर बरपा दिया है यूक्रेन के। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो फास्फोरस बम के अटैक की हो रही है। यूक्रेन के फास्फोरस बम के इस्तेमाल ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ज़ैपोरिज़िया से लेकर यूक्रेन तक के कई इलाकों में रूस ने हमला करके यूक्रेन को सबक सिखाने की कोशिश की है। रूस के हमले से यूक्रेन को कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। पिछले 48 घंटों में यूक्रेन के 300 से अधिक सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन को अपना फाइटर प्लेन भी गंवाना पड़ा है। रूस ने ओडेसा में यूक्रेनी ट्रेन को भी निशाना बनाया है। धमाकों से कांपती जमीन का वो हिस्सा जहां हर कदम पर मौत का खतरा है। जहां आम इंसान का जाना बना है, जहां हर तरफ बारूद की बदबू और जली हुई इमारतें हैं।
यूक्रेन के उसी वॉर जोन से आई हैं ऐसी कई तस्वीरें जिससे जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन के फास्फोरस बम से हमले का बदला रूस ने किस तरह तबाही मचा कर लिया है। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेन को दहलाने का प्लान तैयार किया था। आसमान में रूस के बॉम्बर उड़ान भर रहे थे और जमीन पर एयर डिफेंस ने मोर्चा संभाला था। नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन के 2 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया गया। हवा में नष्ट होने वाले दोनों विमान सुखोई 25 थे। एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 73 ड्रोन को भी गिरा दिया। डोनेस्क और कुपियांस्क में भी रूस की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज के हौसले को पस्त करने के लिए रूस ने घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस के हमले में 310 सैनिकों की मौत हो गई। डोनेस्क और कुपियांस्क में करीब 500 सैनिक जख्मी हो गए। रूस की सेना ने यूक्रेनी फौज के 6 हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन ज़ेपोरिज़िया में फास्फोरस बम के इस्तेमाल के बाद यूक्रेनी फौज के हौसले बुलंद हैं। रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद यूक्रेन की आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ज़ेपोरिज़िया में रूस की डिफेंस लाइन को भेदने में कामयाब हो गई है। रूस के काखोव्का से ये तस्वीरें आई। तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि काखोव्का में जोरदार धमाका हुआ है। लेकिन ये यूक्रेन का ड्रोन अटैक था या फिर कोई हादसा, रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब बाखमुत की तस्वीरें देखिए। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह है यूक्रेन टुकड़ी का रूस के एक ठिकाने पर अटैक। इतनी गोलियां दागी जा रही हैं कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो बच ना सके। यूक्रेन फौज का हौसला कितना बढ़ चुका है यह भी जाहिर हो रहा है। यूक्रेनी आर्मी का जवान गोलियां चलाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। दावा है कि रूस की सेना को यहां से पीछे जाना पड़ा है। रूस के एक ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि यूक्रेनी फौज ने सेडोव और स्वावोस्की इलाके में भी हमला किया। ये दोनों खेरसों में हैं। इस वक्त इन दोनों जगहों पर रूस का कब्जा है। रूस की सीमा के करीब इस इमारत में यूक्रेनी फौज ने छिपने के लिए ठिकाना बनाया था, लेकिन रूस के ड्रोन ने इस जगह को ढूंढ निकाला और फिर इमारत में धमाका किया गया। वॉर जोन में सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। ऐसे सुरंगों में छिपकर ही यूक्रेनी फौज मुकाबला कर रही है। ऐसे सुरंगों की निगरानी के लिए रूस ने कई ड्रोन लगाए हैं। जिस सुरंग में भी सैनिकों की मौजूदगी का पता चलता है, वहां ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप कर दिए जाते हैं। यहां भी यूक्रेनी सेना के कई जवान मौजूद थे, तभी रूस ने ड्रोन से अटैक कर दिया। रात में जंग थम नहीं रही है। यह यूक्रेन के ठिकानों पर रूस की आर्टिलरी का हमला है। रात में ड्रोन यूक्रेनी ठिकानों की पहचान कर रहे हैं और फिर आर्टिलरी से फायरिंग हो रही है। इन धमाकों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने चंद घंटे में ही यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ रूस का सूमी पर प्रहार जारी है। शुक्रवार को सूमी पर कई रॉकेट दागे गए। चेर्निहिव पर भी मिसाइल से हमला किया गया। खार्किव के कई इलाकों पर गोलाबारी जारी है। रूस ने समंदर से भी यूक्रेन पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी से यूक्रेन के बंदरगाहों को निशाना बनाया गया।
यूक्रेन पोर्ट पर अनाज के कई बड़े बड़े भंडार हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। ओडेसा पर फिर रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किया। ओडेसा के कई रिहायशी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस की एक मिसाइल यूक्रेन की एक मालगाड़ी पर गिरा दी गई। यूक्रेन ने नेटो देशों को सफाई दी है कि मौसम की वजह से यूक्रेन का प्लान नाकाम रहा और रूस पर ताबड़तोड़ हमले नहीं किए जा सके। फिलहाल रूस के बदले का एक्शन जारी है। यूक्रेन के अटैक को नाकाम करने के लिए रूस की सीमा पर बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस की तैनाती कर दी है। यूक्रेन के ड्रोन अब इसीलिए हमले में कामयाब नहीं हो रहे हैं। सबसे सख्त सुरक्षा मॉस्को और क्रीमिया में है। अपनी जमीन को सुरक्षित बनाने के साथ रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बरसात जारी रखी है। आने वाले दिनों में ये हमले और तेज होंगे क्योंकि रूस की कोशिश बर्फबारी से पहले यूक्रेन को पूरी तरह से तहस नहस करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, खेरसोन में भी रूस का आज ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला है। रूसी फौज का खेरसोन पर गाइडेड बॉम्ब से अटैक। खेरसोन के दरीवका और कोजात्स्की में बमबारी की है। ओद्रादो काम्यांका में रिहायशी इलाकों पर अटैक किया है रूस ने। और रूस के अटैक पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। यूक्रेनी फौज ने रूस का एक और टैंक तबाह किया। यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी फौज ने रूस का टैंक तबाह कर दिया। ये तस्वीरें उसी की हैं। 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन है ये। उधर ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी जवानों का घातक अटैक। ट्री लाइन पर मौजूद रूसी ठिकानों पर बमबारी की है। यूक्रेनी जवानों ने ज़ैपोरिज़िया में घातक अटैक किया। ट्री लाइन पर मौजूद रूसी ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी M58 या कह सकते हैं अमेरिकी M58 मिकलिक से निशाना बनाया। यह एक एंटी माइन इक्विपमेंट है जो माइंस क्लियर करता है। तो ये 3 तस्वीरें, खेरसोन के दरीवका को कोजात्स्की में बमबारी, यूक्रेनी फौज ने कैसे रूसी ठिकाने को निशाना बनाया और अमेरिकी M58 मिकलिक से निशाना बनाया। तो काउंटर ऑफेंसिव में रूस ने यूक्रेन के 80% से ज्यादा हथियार तबाह कर दिए। अब एक बार फिर उसके मित्र देशों ने हथियारों की नई खेप भेजने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि यूक्रेन जो F-16 फाइटर जेट लंबे अरसे से मांग रहा है वो उसको मिलने वाले हैं। यूक्रेन को 3 देश फाइटर जेट दे रहे हैं और 2 देशों में उसके पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। लेकिन पुतिन ने एक बार फिर अपनी खिलर मिसाइल उतार दी है। क्या है पुतिन का काउंटर प्लान, जानिए। यूक्रेन के आसमान पर गरजेंगे अमेरिका के सिंगल जेट इंजन वाले F-16 फाइटर जेट। यही वो फाइटर जेट हैं जिनकी डिमांड यूक्रेन लंबे समय से कर रहा था, क्योंकि इन जेट्स के बिना वो रूसी एयरफोर्स को प्रभावी तरीके से नहीं रोक पा रहा है। रूस की एयरफोर्स आसमान की लॉर्ड बनी है और यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर रही है। लेकिन अब जंग में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि 3 देशों ने एक साथ यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया है।
नॉर्वे ने 24 अगस्त को ऐलान किया कि वो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट ट्रांसफर करेगा। डेनमार्क 20 अगस्त को ही जेट देने का ऐलान कर चुका है। नीदरलैंड्स ने भी अगस्त के महीने में जेट ट्रांसफर करने का वादा किया है। डेनमार्क और नीदरलैंड्स मिलकर 60 से ज्यादा फाइटर जेट देने वाले हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने के बाद रणभूमि में रूस की चुनौती बढ़ने वाली है और इसकी तैयारी तेज हो चुकी है। पुर्तगाल ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अमेरिका ने भी यूक्रेनी पायलट्स के बैच बना दिए हैं। इनको सितंबर के महीने से ट्रेनिंग देनी शुरू की जाएगी। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका के एरिजोना बेस पर होगी। रूस के सामने चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं, पुतिन की सेना को फाइटर जेट के साथ साथ यूक्रेन को मिलने वाले नए हथियारों का भी सामना करना होगा। जर्मनी और लिथुआनिया ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप तैयार कर दी है। जर्मनी पहली बार यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। इसके अलावा 40 RQ-35 हीड्रन सर्वेक्षण ड्रोन दे रहा है। 16 जेट्रोस सैन्य वाहन दिए जा रहे हैं। 90 ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम भेजे जा रहे हैं। 5,10,000 कारतूस और शेल्स भेजे जा रहे हैं। लिथुआनिया यूक्रेन को 350 करोड़ रुपए की मदद दे रहा है। इसमें कार्ल गुस्ताफ राइफल, एंटी ड्रोन उपकरण जैसे हथियार शामिल हैं। फिनलैंड ने भी यूक्रेन को 800 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। जंग के मोर्चे पर नए हथियार पहुंचते ही यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तेज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाली सर्दियों में जंग बहुत भयंकर होने वाली है। बीती सर्दियों में रूस ने यूक्रेन में खासी तबाही मचाई थी। यूक्रेन के डॉनबास रीजन से लेकर बूचा रीजन के कई शहर रूस ने सर्दियों में जीते थे। लेकिन इस बार यूक्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा उन्नत हथियारों से लैस है। यूक्रेन की पहुंच क्रीमिया तक हो चुकी है। बेलगोरोद सहित रूस के सीमाई शहरों पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन UJ-22 ड्रोन विकसित कर चुका है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इस ड्रोन से क्रीमिया, मॉस्को पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन को नए आर्टिलरी हथियार दिए गए हैं। इनकी रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा है। अवदीवका, खेरसोन में इससे बम वर्षा हो रही है। यूक्रेन के पास स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी हैं। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर स्टॉर्म शैडो से रूस के हथियार तबाह कर चुका है। अब सर्दियों से पहले ही यूक्रेन को फाइटर जेट भी मिल जाएंगे। यूक्रेन के मित्र देशों ने कहा है कि F-16 ट्रांसफर करने में 3 से 8 महीने तक का समय लग सकता है। अगले ही हफ्ते यूक्रेन के पायलट्स की F-16 ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है। लेकिन पुतिन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है। रूस ने KH टाइप मिसाइलों का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा दिया है। KH सीरीज रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनके सामने नेटो के डिफेंस सिस्टम फेल है। पेस्कोव ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन हमले रोकने में कामयाब रहे हैं। अब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम F-16 को गिराने के लिए तैयार हैं। नेटो की नई मदद को खाक करने के लिए रूस की घातक मिसाइलें तैयार हैं। एयर डिफेंस सिस्टम F-16 के लिए तैयार है और सर्दियों में जंग पहले से विस्फोटक होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक और बड़ी खबर, ब्रिक्स के सहारे पश्चिम पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कसा है तंज। सर्गेई लावरोव ने कहा, पश्चिम के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां के पत्रकार भी सिर्फ बातें करते हैं। ब्रिक्स के नेता दिमाग से काम करते हैं और कॉन्क्रीट एक्शन लेते हैं, यह कहा है सर्गेई लावरोव ने। तो ब्रिक्स के सहारे पश्चिम पर एक बार फिर यहां निशाना साधते हुए लावरोव। उधर ज़ैपोरिज़िया पर आज की सबसे बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया पर हमले की तैयारी में यूक्रेन। बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया पर हमले की तैयारी में यूक्रेन। रोबोटाइन क्षेत्र पर हमले की तैयारी, यह कहा है ISW ने। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा है कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया पर हमले की तैयारी में है। रोबोटाइन इलाके पर हमले की तैयारी में है यूक्रेन।
उधर रूस की आक्रामकता यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का कारण बन गई। इसलिए यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फोर्स कब्जा जमाने में कामयाब रही। लेकिन अब यूक्रेन ने भी अपनी जंग का अंदाज बदल दिया है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में सीधे टकराव की स्थिति दिख रही है। ज़ैपोरिजिया के रोबोटाइन क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन यहां बाकी क्षेत्रों से ज्यादा बारूद बरसने लगा है। एक तरह से रोबोटाइन बारूदी विध्वंस का एपिसेंटर बनता दिख रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए बारूदी तबाही के नए केंद्र से आई विध्वंसक तस्वीरों का विश्लेषण। ज़ैपोरिजिया का रोबोटाइन क्षेत्र, जो वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद बारूदी तबाही का एपिसेंटर है, और इसकी वजह है यूक्रेनी फोर्स का शहर से महज 5 किलोमीटर दूर होना। यानी कब्जे की जंग अब विनाश को आमंत्रण दे रही है। दोनों सेनाओं का अंदाज आक्रामक है, क्योंकि इस बार यूक्रेनी फोर्स के जंग का अंदाज बदल चुका है। इस बार यूक्रेनी फोर्स दुश्मन पर हावी होने की कोशिश कर रही है। अपने घातक हथियारों से रोबोटाइन को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने के लिए विध्वंसक प्रहार यूक्रेनी फोर्स ने शुरू कर दिए हैं। ये हर तस्वीर रोबोटाइन शहर के आसपास की है, जिनके जरिए जंग के इस दौर में जारी होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिजिया में कार्यवाहक गवर्नर के तौर पर काबिज ई पालित्स्की की रिपोर्ट बताती है कि इस विनाशक दौर का आगाज रोबोटाइन से ही शुरू हो रहा है। पालित्स्की के मुताबिक यूक्रेनी सेना रूस की बनाई सुरक्षा रेखा तक पहुंच गई, लेकिन रूस की कार्रवाई में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ। पिछले कई दिनों से इस मोर्चे पर यूक्रेनी फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि वो अब तक आर्टिलरी के बिना ही आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स भारी हथियार के साथ आगे बढ़ी है। हालांकि उन्होंने यूक्रेनी टुकड़ी को नष्ट करने की बात भी कही है, लेकिन जिस तरह की आक्रामकता तस्वीरों में नजर आ रही है, उससे लगता नहीं कि रूस को कम नुकसान हुआ। हो सकता है कि यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन रूस को भी इस तबाही में कम नुकसान होने का अनुमान नहीं है। सबूत है ये वीडियो। इस वीडियो में जिस प्लेन को हवा में निशाना बनाया गया है, वो रूस का Su-25 फाइटर जेट है। वीडियो रोबोटाइन की बाहरी सीमा का है, जहां Su-25 ने यूक्रेनी फोर्स को तबाह करने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खुद यूक्रेनी फोर्स का शिकार हो गया। अब इस वीडियो को देखिए। रोबोटाइन में दाखिल होने के लिए इस बार यूक्रेनी फोर्स ने सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी का न सिर्फ इस्तेमाल किया है, बल्कि सीमा पर तैनात रूसी टुकड़ियों और उनके टैंक्स पर कहर बरपा दिया है। अब इस वीडियो को देखकर आपको हैरानी होगी। यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना को रोबोटाइन से बाहर खदेड़ने के लिए बेहद आक्रामक रुख अपना रही है। जिन घरों में और इलाकों में रूसी सैनिक ठहरे हैं, यूक्रेनी सेना ने उनकी तलाश की, उनकी आर्टिलरीज का पता लगाया और फिर बड़े हमलों से रूसी सैनिकों को दहला दिया। अब ये वीडियो आपको हैरान करेगा, लेकिन सच यही है कि यूक्रेनी फोर्स रूसी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए कामिकाजी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रही है। इस वीडियो में यूक्रेन ने कैसे रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया, इसे आप देख सकते हैं। और ये हमले सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यूक्रेनी सेना ने उन पोस्ट को भी बारूद से भारी नुकसान पहुंचाया है, जो रोबोटाइन के बाहरी हिस्से में रूसी सैनिकों ने बनाए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा शहर के अंदर तक पहुंचकर रूसी फोर्स को नुकसान पहुंचाने का है। और उस नुकसान के दावे की पुष्टि के लिए यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी किया है, जिसे सच माने तो रूस को भारी नुकसान के दावे की पुष्टि होती है। रोबोटाइन को छोड़ने के लिए रूसी सेना करीब करीब मजबूर हो ही गई। सैनिकों के हुए नुकसान को भी देखा जा सकता है। यानी रोबोटाइन इस समय आर पार की जंग का वो मैदान है जहां यूक्रेन और रूसी सेना पारंपरिक युद्ध लड़ रही है, और वो भी सिर्फ कब्जे के लिए। यूक्रेनी फोर्स रूस के कब्जे में आए दक्षिणी हिस्से को निशाना बना रही है, जबकि रूसी फोर्स केंद्र में घुसने के लिए बारूदी बवंडर उठा रही है। दावे के तहत यूक्रेनी हमले के बावजूद रूस रोबोटाइन में मजबूत है। यूक्रेन हमले नाकाम रहे, इसलिए दक्षिणी हिस्सा अब भी रूस के कब्जे में है।
यूक्रेन रोबोटाइन को बैकअप रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल के लिए पाना चाहता है, लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन के हर वार को नाकाम किया गया है। दरअसल रोबोटाइन की जंग का कारण सिर्फ प्रिगोजिन की मौत के बाद बढ़ी रूसी आक्रामकता का जवाब नहीं है, बल्कि इसका कारण है यूक्रेनी फोर्स का क्रीमिया की तरफ बढ़ने का इरादा, जिसके लिए रोबोटाइन को यूक्रेन बैकअप रिजर्व बनाना चाहता है। इसलिए रूस हर हमले का जवाब दे रहा है। जिसका प्रमाण है रोबोटाइन में ही यूक्रेनी फोर्स को अमेरिका से मिले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की तबाही। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रोबोटाइन के दक्षिणी हिस्से में घुसने की कोशिश की थी, जिसका जवाब दिया गया है। इस कार्रवाई में अमेरिकी M2 ब्रैडली को रूसी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से नष्ट कर दिया। इसका मतलब यूक्रेनी सेना का शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर होने का दावा और रूस का यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का दावा दोनों सच है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि इस बारूदी तबाही में रोबोटाइन शहर खाक में तब्दील होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के मोर्टार ब्रिगेड का अटैक देखिए। अब यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर गोले बरसाए हैं मोर्टार ब्रिगेड ने। ग्रेनेड लॉन्चर से ताबड़तोड़ बमबारी की है रूस की मोर्टार ब्रिगेड ने। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर कुछ इस तरह से गोले बरसाए मोर्टार ब्रिगेड ने। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, क्रास्नी लिमन में तबाह यूक्रेनी बेस। क्रास्नी लिमन में रूस ने यूक्रेन के बेस को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना के 80 सैनिक मारे गए। तस्वीरें देखिए कैसे ड्रोन से निशाना बनाया है। यूक्रेन के 30 आर्टिलरी पोजीशंस पर हमला किया। यूक्रेन के अज़ोव फोर्स को भी निशाना बनाया। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी सेना पर उल्टा पड़ा है काउंटर ऑफेंसिव। मारे गए हैं यूक्रेन के 40,000 से ज्यादा सैनिक। सिर्फ जुलाई में यूक्रेन के 40,000 सैनिकों की मौत हुई है। रूसी सेना के सामने सरेंडर कर रहे यूक्रेनी सैनिक। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट का बड़ा दावा। तो दुनिया में जहां भी जंग के मुहाने खुले हैं, वहां रूस और अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मौजूद हैं। जैसे यूक्रेन का वॉर फ्रंट, यहां अमेरिका की बड़ी भूमिका है, लेकिन अमेरिकन सेना यूक्रेन में नहीं है। यानी ये वॉर जोन परोक्ष है, लेकिन सीरिया एक ऐसा बारूदी मैदान है जहां रूस अमेरिका दोनों प्रत्यक्ष मौजूद हैं। इसलिए यहां कई बार टकराव होता है, लेकिन अब की बार जो टकराव हुआ है उसने विश्व युद्ध का नया रास्ता खोल दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीरिया से वर्ल्ड वॉर का रूप, आमने सामने यूएस रूस। यूक्रेन में असली जंग रूस और अमेरिका के बीच ही हो रही है, लेकिन यूक्रेन को नेटो की मदद के पर्दे के पीछे यूएस ने खुद को छिपा लिया है। इसलिए सीधे टकराव के बावजूद विश्व विनाशक जंग टल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि विनाशक बारूद के फटने की आशंका खत्म हो गई। आशंका अब भी बनी हुई है। लेकिन विश्व विनाश का रूट शुरू कहां से होगा, ये किसी को नहीं पता। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन नहीं बल्कि विध्वंस के आगाज का मुहाना अब भी सीरिया के होने की आशंका है, जिसका प्रमाण है रूस और अमेरिका का बार बार सीधा टकराव। एक बार फिर यह टकराव सीरिया के आसमान पर देखने को मिला। हालांकि दोनों देशों के कमांड सेंटर्स ने विध्वंसक शुरुआत को टाल दिया, लेकिन तल्खी अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। खबर के मुताबिक सीरिया में रूस के Su-35 और यूएस के F-35 आमने सामने आ गए। टकराव के समय अमेरिका और रूस के उन्नत फाइटर जेट्स की संख्या 2-2 थी, लेकिन रूसी पायलट्स ने टकराव रोकने के लिए तुरंत कदम उठा लिया। रूस का दावा है कि F-35 को संघर्ष के उद्देश्य से उड़ाया जा रहा था। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस संबंध में कोई खास बड़ा बयान जारी नहीं किया गया है।